हेलो साथियों, आज बात करने वाले हैं भारतीय अनुच्छेद 51 से 100 तक के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में कि हमें किस अनुच्छेद में किस चीज का अधिकार देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दूसरा है देश के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा। अगला है अनुच्छेद 51 का क। यह हमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है कि हमें कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान से मिले हैं। टोटल मूल कर्तव्य 11 हैं, जिनमें से हमें पहला है संविधान का पालन करना, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना, और तीसरा है देश की एकता और अखंडता की रक्षा। नेक्स्ट है देश की रक्षा। अगला है सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाना। अगला है महिलाओं का सम्मान करना। अगला है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में 83वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 से पहले हमारा 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगला है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। इसके कुछ मुख्य बिंदु। भारत में राष्ट्रपति पद अनिवार्य है। यह देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। अगला है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसके कुछ मुख्य बिंदु। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति का अधिकार होता है। वह इन शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अधिकारियों के माध्यम से इनडायरेक्ट कर सकता है। वास्तविक काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके कुछ मुख्य बातें। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? कौन शामिल नहीं होते हैं? अगला है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रणाली से होते हैं। एकल संक्रमण्य पद। मतदाता अपनी पसंद क्रम में देते हैं। गुप्त मतदान। वोट पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। वोट की वैल्यू। एमएलए और एमपी के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। संतुलन बनाए रखना। राज्य और केंद्र के बीच बराबरी बनाए रखी जाती है। अगला है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का पदावधि। इसके कुछ मुख्य बिंदु। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पद पर बने रहना। 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। इस्तीफा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। पद से हटाया जाना। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसके कुछ मुख्य बिंदु। अगला है अनुच्छेद 58, यह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति बनने की योग्यता बताता है। इसके कुछ मुख्य बातें। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 60, जब कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेना होता है।
शपथ ग्रहण से संबंधित है अनुच्छेद 60। शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि वे उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति को। शपथ में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वह संविधान की रक्षा करेंगे, भारत की सेवा करेगा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएगा, देश की जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। शपथ का महत्व। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से अपना पद संभाल सकता है। अगला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का कारण। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाकर उस राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू हो सकती है। नोटिस देना। विशेष बहुमत। महाभियोग पास करने के लिए दोनों सदन में विशेष बहुमत जरूरी होता है। कुल सदस्य का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले का 1/3 भाग बहुमत। सदन की भूमिका। दूसरे सदन की भूमिका। एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन जांच करता है। यदि आरोप सही साबित हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित है ये अनुच्छेद 63। इसके कुछ मुख्य बिंदु। उपराष्ट्रपति का पद। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा सर्वोच्च पद। उपराष्ट्रपति को भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना गया है। महत्वपूर्ण भूमिका। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बनता है। राज्यसभा का संचालन। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही चलाता है, अनुशासन बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। मतदान की भूमिका। सामान्यतः सभापति वोट नहीं देता, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तब निर्णायक मत देता है। वेतन और लाभ। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के रूप में मिलता है। अगला है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। यह बताता है कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों में कार्य करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य। यदि राष्ट्रपति हो, बीमार हो या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य करता है। खाली पद होने पर। यदि राष्ट्रपति का पद, मृत्यु, इस्तीफा, हटाया जाना किसी कारण से खाली हो जाए तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। अगला है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इस चुनाव में केवल सांसद भाग लेते हैं, विधायक नहीं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होते हैं। मतदान एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। मतदान पूरी तरह गुप्त होता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उम्मीदवार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। चुनाव का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जिस उम्मीदवार को आवश्यक मत मिलते हैं वही निर्वाचित घोषित होता है। चुनाव से संबंधित विवाद
अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। अगला है अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद छोड़ने की शर्तों के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पास होना जरूरी है। इसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। अगला है अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कर लिया जाता है ताकि पद खाली न रहे। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव समय पर पूरा होना जरूरी है। यदि उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने के कारण, तो जल्दी से जल्दी नया चुनाव कराया जाता है। ऐसे स्थिति में चुना गया नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करता है। चुनाव प्रक्रिया का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। यह शपथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा। शपथ लेने के बाद ही उपराष्ट्रपति अपने पद का आधिकारिक कार्यभार संभालता है। अगला है अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हो, तब यह अनुच्छेद लागू होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार तय की जाती है। यदि संसद ने पहले कोई कानून नहीं बनाया हो तो राष्ट्रपति स्वयं आदेश जारी कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य संभालते हैं। अगला है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की दया याचिका से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति निम्न प्रकार की दंड राहत दे सकते हैं: क्षमा, पूरी सजा समाप्त, रियायत, सजा में अस्थायी राहत, राहत रोक, विशेष परिस्थिति में सजा कम, स्थगन, सजा कुछ समय के लिए रोकी जाती है, परिवर्तन, सजा को कम से कम बदल दिया जाता है। यह शक्ति निम्न मामलों में लागू होती है: केंद्र सरकार के कानूनों के अंतर्गत अपराध, सैन्य न्यायालय के मामले में, मृत्यु दंड के मामले। राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायालय के निर्णय के बाद प्रयोग की जाती है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है यदि इसका दुरुपयोग हो। राष्ट्रपति यह शक्ति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है, स्वयं निर्णय नहीं लेते। अगला है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा देता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना अनिवार्य होता है।
किस मंत्री ने क्या सलाह दी, इस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। भारत में एक महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। इसका मुख्य कार्य सरकार को कानून सलाह देना होता है। यह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। यह अपने पद पर राष्ट्रपति का इच्छा तक बना रह सकता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसे वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह अपने कर्तव्यों के अलावा निजी वकालत भी कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। अगला है अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम में किए जाते हैं। आदेश, नियम और अन्य कार्य राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं। इन आदेश की प्रामाणिकता का तरीका राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। राष्ट्रपति सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न कार्यों को मंत्रियों के बीच बांट सकते हैं। यदि कोई आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी हुआ है तो उसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह वास्तव में राष्ट्रपति ने स्वयं नहीं किया। अगला है अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी दे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन और नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह पूरी जानकारी दे। राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय बना रहे। अगला है अनुच्छेद 79, संसद का गठन। भारत में संसद होता है। संसद तीन भागों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी उनका हिस्सा होता है। कोई कानून तभी पूर्ण रूप से कानून बनता है जब उसे दोनों सदन से पारित किया जाए और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी किसी सदन के सदस्य नहीं होते। अगला है अनुच्छेद 80, संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। भारत में राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति में से होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान अनुभव हो। राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल हाथरण्य मत होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व का चुनाव संसद द्वारा बने गए कानून के अनुसार होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 वर्ष लगभग 1/3 भाग सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
अगला है अनुच्छेद 81। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 निर्धारित की गई थी। इसमें शामिल होते हैं 530 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडिया सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते थे, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त हो चुका है। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव के सार्वजनिक मताधिकार लागू होते हैं। यानी 18 वर्ष के ऊपर हर नागरिक वोट दे सकता है। राज्यों को सीट का आवंटन उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में बांटा जाता है जहां प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 82। लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण के बारे में बताता है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनः समायोजन किया जाता है। यह समायोजन परिसीमन के माध्यम से होता है। परिसीमन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण बदलाव करना। इस कार्य के लिए एक विशेष आयोग बनाया जाता है। इस आयोग का गठन संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत किया जाता है। परिसीमन का उद्देश्य हर क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। वर्तमान में संविधान संशोधन के अनुसार सीटों का पुनः निर्धारण एक निश्चित समय तक स्थगित किया गया है। 2026 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। अगला अनुच्छेद 83। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की अवधि के बारे में बताता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रोटेशन सिस्टम के तहत लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि देश में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह बढ़ा हुआ कार्यकाल अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। अगला अनुच्छेद 84 बताता है कि कोई व्यक्ति संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे शपथ या प्रतिज्ञा लेना होता है जो कि संविधान के प्रति निष्ठा दर्शाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। व्यक्ति में सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए कानून में निर्धारित की गई है, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। अगला है अनुच्छेद 85। यह अनुच्छेद बताता है कि संसद की बैठक कब बुलानी है, कब स्थगित करनी है और लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र स्थगन और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को आहूत करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने तक अधिकतम संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के सत्र को स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्थगित सदन है।
अगला है अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। यह चुनाव जितनी जल्दी संभव हो लोकसभा के गठन के बाद कर लिया जाता है। अध्यक्ष का कार्य होता है लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना। अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना सकते हैं जब तक नया चुनाव न हो जाए। अगला अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय होता है। लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय। संसद अपने कार्यों के संचालन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करती है। इन कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संसद द्वारा किया जाता है। सचिवालय का मुख्य कार्य होता है संसद की कार्यवाही और सहायता और सुचारू रूप से चलाना। अगला है अनुच्छेद 100। यह अनुच्छेद संसद, लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग और बैठक चलाने के लिए नियम बताता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के बहुमत से लिया जाता है। अध्यक्ष, सभापति सामान्यतः मतदान नहीं करते, लेकिन मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकते हैं। किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होती है। सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो अध्यक्ष, सभापति सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकते हैं।